बच्चे की आमद में इतना शानदार जलसा किया है सईदा खाला ने तो। वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने दिनों बाद खुशियां जो घर में आई है। सही में मैं तो दाद देती हूँ आदिल भाई की, जान छिड़कते नफीसा पर, शौहर हो तो उनके जैसा। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। लो, इसे भी अभी बजना था। हेलो, अभी जी, ये लो। ये किस लिए? ले लो, जरूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुश्तैनी कपड़ों की दुकान चलाने वाले आदिल शेख अपनी पत्नी नफीसा के साथ एक बेहद सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। उनकी 8 साल की शादी में बच्चे की कमी भी अब दवा और दुआओं के सहारे पूरी होने जा रही थी। नफीसा का 7वां महीना चल रहा था और घर में गोद भराई के जश्न का माहौल था। तभी अचानक डॉक्टर ने फोन करके उन्हें नफीसा को एक खास दवाई देने के लिए कहा। सुनकर उन्हें थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन खुशियों के माहौल ने उन्हें ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया और वो भी मेहमानों के साथ जश्न में शरीक होने चले गए। नफीसा! नफीसा क्या हो गया? नफीसा! हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनका तो भी 7वां महीना है। नफीसा का केस शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड था। देखिए, आप लोग घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकती, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? अगर कल सुबह तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बीबी कुछ भी करो, बच्चे को बचा लो। देखिए, अब इंतजार मत कीजिए, अब बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। खर्चा काफी आएगा, करीबन 1.5 लाख रुपए। आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए, मैं बाकी की तैयारी शुरू करती हूँ। बेटा सोच मत, कुछ भी कर, मुझे हर कीमत पर बच्चा गोद में चाहिए, सही सलामत। जा। 30,000 रुपए महीने की आमदनी, अच्छा खासा कारोबार, पुश्तैनी घर और कुछ जमीनें भी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में खर्चों में अचानक काफी बढ़ोतरी हो गई। नफीसा का 7वां महीना चल रहा था। उसके इलाज में कुछ ही महीनों में काफी पैसा खर्च हो चुका था। अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे और प्रीमेच्योर डिलीवरी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आदिल को फौरन 1.5 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। लेकिन ऐसा क्या था कि नफीसा की डिलीवरी बाकी डिलीवरी से इतनी अलग और इतनी महंगी थी? ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, खर्चा काफी आएगा, करीबन 1.5 लाख रुपए। कुछ तो दे दे मालिक, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको सुंदर बच्चे से नवाजेगा मालिक। पीर बाबा आपकी हर मुराद तो पूरी करेंगे बीवी। कुछ तो दे दे बीवी जी, कुछ तो दे दे इस गरीब को, मालिक आपकी हर मुराद तो पूरी करेंगे। अरे तुम भी ना, तुम भी मैं भी सब बाद में, पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी दुआ में सच्चाई लग रही थी। पीर बाबा हमारी मुराद जरूर पूरी करेंगे। चलिए भी। या गरीब
ये देखो भी, ये निखत फिर से पेट से है। अब देखो 2 बच्चे तो पहले से ही हैं, घर भर में दौड़ते रहते हैं, चैन भी नहीं लेने देते हैं। दादी दादी कह के सारे घर में धूम मचाए रहते हैं। कुछ भी कहो भी, बच्चों से तो जान रहती है घर में। हाँ, तुम बहुत किस्मत वाली हो फरजाना, जो तुम्हें निखत जैसी बहू मिली, वरना कितनों की किस्मत में तो अम्मी के ताने और रिश्तेदारों की तरकीबें नफीसा के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। नफीसा को बच्चा ना हो पाना इन सब की नजरों में मानो कोई जुर्म था। भारत में कई महिलाएं नफीसा की तरह ऐसे पारिवारिक दबाव और तनाव से गुजरती हैं। इससे उन्हें कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। बच्चा ना हो पाना या परिवार को वारिस ना दे पाना औरत की ही किसी कमजोरी की वजह से हो, ऐसा नहीं है। और इसके लिए अपनी पत्नी या बहू पर लांछन लगाना या उसे कोसना प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत नॉन फिजिकल हैरेसमेंट माना जाता है और स्त्रियां इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट या कोर्ट में केस दायर कर सकती हैं। हर पति और परिवार का फर्ज है कि वो ऐसे में महिलाओं को कोसने के बजाय उनका साथ दें और उनके दर्द को समझें। नफीसा इस मामले में खुशनसीब थी। जहां अम्मी के ताने उसे रुआंसा कर जाते थे, वहीं आदिल का साथ उसका हौसला बढ़ा देता था। इतना खुश लग रहा है ना आज आदिल। तेरे बच्चे होते तो आज घर में जान आ जाती। सबके घरों में दर्जनों बार बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक मेरा ही घर है जिसमें शमशान घर जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। सुनिए, मुझे अभी तक महीना नहीं चढ़ा। तो 4 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मुझे अपना चेकअप करवाना है। देखो नफीसा, अभी 4 दिन ही तो है, ये वह भी तो हो सकता है। इससे पहले भी कितनी बार हुआ है। अरे कुछ दिन रुको, अगर फिर भी नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास चल पड़ेंगे ना। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैं जो महसूस कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है। अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। तुम खामखा परेशान होते हो। आदिल, क्या अम्मी सही कहती हैं कि मुझे मान लेना चाहिए कि हमारी कोई औलाद नहीं होगी? अब अम्मी क्या कहती हैं क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा मन अभी गर्मा गर्म जलेबी खाने के लिए कर रहा है। देखो तुम्हारे लिए खास जलेबी लेके आया हूं मैं। सात सालों में न जाने कितनी बार नफीसा को ऐसा लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे हर बार मायूसी का ही सामना करना पड़ता। वक्त के साथ साथ बच्चे के लिए अम्मी का दबाव बढ़ता गया और नफीसा डिप्रेशन में जाने लगी। नफीसा और आदिल के साथ साथ अम्मी ने भी कई टोटके किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने तो नफीसा से साफ साफ कह दिया कि वो बच्चे की उम्मीद छोड़ ही दे, क्योंकि उसकी बच्चेदानी में बच्चा संभालने की ताकत ही नहीं है। लेकिन फिर भी नफीसा का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था और आदिल का साथ उसकी उम्मीदों को और बढ़ा देता था। तभी एक दिन उसने कुछ ऐसा सुना कि उसके होश उड़ गए। देख बेटा, बहुत हो गया। 8 साल हो गए तेरी शादी को, अब मेरे से और इंतजार नहीं होता है। वो तेरा अमेरिका वाला भाई मुस्ताक, अब तो उसने भी बता दिया है कि नफीसा कभी मां नहीं बन सकती। वो बांझ है। मेरी मान, तू अब दूसरा निकाह कर ले। अगर तेरे से नहीं होता तो मैं लड़की ढूंढ देती हूँ। लेकिन अम्मी आप समझते क्यों नहीं है? मैं क्या समझूं? तू मेरी इकलौती औलाद है। अब घर का चिराग कहां से आएगा? मैं बच्चा गोद ले लूंगा। मुझे दूसरों का बच्चा नहीं चाहिए, अपना खून अपना बच्चा चाहिए। देखिए अम्मी, चाहे जो कुछ भी हो, मैं नफीसा को तलाक नहीं दूंगा।
अरे अम्मी, अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का फजल है। और अब्बू, काम कैसे चल रहा है आपका? काम अच्छा चल रहा है। और सफीना भी कैसी हैं आप? भाई आप तो भाईजान को भूल ही गई हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं हम। अरे ये शर्मा क्यों रही है? क्या हुआ ऐसे? अरे टीकी शर्मा रही है, इसकी शादी की बात जो चल रही थी अभी। हाँ हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। किससे? तुमसे और किससे? आदिल, आदिल, एक बार मेरी बात तो सुनिए। सफीना से अम्मी जान को इस घर का चिराग मिल जाएगा और हम दो बहनें। पागल हो गई हो तुम? सफीना मेरी बच्ची जैसी है। अरे उसकी उम्र ही कितनी थी जब हमारी शादी हुई थी, और तुम मुझसे हमारा निकाह कराने चली हो। आज के बाद इस घर में कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा, और जो कोई भी इस बात का जिक्र करेगा उस दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कान खोलकर सुन लो तुम। नफीसा, 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 अरे नफीसा, अरे आंखों खोलो नफीसा, नफीसा। डोमेस्टिक वायलेंस पर की गई एक रिसर्च के अनुसार भारत में जितनी महिलाएं आत्महत्या करती हैं उनमें 64% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हैरेसमेंट की वजह से होते हैं। नफीसा भी इन्हीं औरतों में से एक थी। ये तो खुदा का रहम था कि आदिल ने उसे वक्त रहते बचा लिया। जिंदगी तो बच गई लेकिन खुशियां खो गई थी। अरे राजन, सुना मैंने सब। अब कैसी हैं भाभी? सारा दिन डिप्रेस रहती, अल्लाह भी उसकी गोद नहीं भरता। मेरे पास तेरी परेशानियों का इलाज है। मेरी बहन को भी यही बीमारी थी, उसने एक डॉक्टर को दिखाया जिससे कुदरत का एक करिश्मा ही हो गया हो। जहां हम लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ी थी, वहीं उस डॉक्टर की वजह से उनकी एक औलाद है। अच्छा, कौन है वो डॉक्टर? अपने नेताजी जगदीश जी की भाई, डॉक्टर सोहिनी। सही मायने में डॉक्टर के रूप में भगवान का अवतार हैं। अभी तक 100% रिजल्ट रहा है उनका, और कोई भी बेऔलाद कबल उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटा। आइए मिस्टर एंड मिसेस शेख। मैंने आपकी फाइल पढ़ी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तक के सारे केस मेरे सक्सेसफुल रहे हैं। शायद इसमें भी ऐसा ही हो, लेकिन ट्रीटमेंट काफी महंगी है। इसलिए आप चाहे तो एक बार दोबारा सोच सकते हैं। हाँ जी, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे भी होगा मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप आज से शुरू कर दीजिए। जी। और एक बात याद रखना, मेरे इलाज के बारे में आप ना तो किसी से शेयर करेंगे कुछ, और ना ही किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। बोलिए, मंजूर है? जी ठीक है। आदिल और नफीसा के लिए डॉक्टर सोहिनी उम्मीद की किरण लेकर आई थी। आदिल नफीसा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शायद इसीलिए उन दोनों ने डॉक्टर सोहिनी से यह भी नहीं पूछा कि वो उन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना कर रही हैं, जबकि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहता है। उनकी खुशी उनकी सावधानी के आड़े आ गई। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि किसी भी इलाज और किसी भी बीमारी के लिए सेकंड ओपिनियन लेना आपका हक है। डॉक्टर सोहिनी, क्या मुझसे वाकई कोई उम्मीद नहीं? इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है।
अगर इस ट्रीटमेंट के थ्रू बच्चा नहीं हो रहा है तो हम IVF कर सकते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पहले आदमी और औरत के बीज को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है और फिर भ्रूण को औरत के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। भारत में तकरीबन 500 IVF क्लिनिक्स हैं, जिनमें से सिर्फ 200 रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड सेंटर्स से IVF ट्रीटमेंट कराना दंपतियों के लिए खतरनाक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 में भारत में 35,000 विवाहित जोड़ों ने बच्चा पैदा करने के लिए IVF ट्रीटमेंट का सहारा लिया। ये ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाती। डॉक्टर सोहिनी ने भी नफीसा के लिए इसी IVF ट्रीटमेंट का सजेशन दिया। कहीं और से तो चेकअप नहीं करवाया आपने? जी नहीं। क्यों, कोई परेशानी? अम्मी, अम्मी मुबारक हो, आपकी मुराद 8 साल के बाद पूरी होने वाली है। अरे ज्यादा मत सोचिए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, अब जल्द ही दादी बनने वाली हैं। बच्चे के आने की खबर से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। जो सास कल तक ताने देती थी, आज उसी की आंखों का तारा बन गई थी नफीसा। खुद नफीसा और आदिल भी फूले नहीं समा रहे थे। बच्चे के आने की खुशी में नए नए सपने बुने जा रहे थे। इस घर को देखकर लगता ही नहीं था कि ये वही परिवार है जहां कुछ दिनों पहले तक मायूसी का साया मंडरा रहा था। अरे तू फिर आ गई रसोई में? मना किया था ना मैंने तेरे को। अम्मी, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ, थोड़ा काम करूंगी तो अच्छा लगेगा। तू आराम कर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं एक बात नहीं सुनने वाली अब तेरी। रिपोर्ट्स तो ठीक है, पर क्योंकि हमने IVF किया है इसलिए अब ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। नफीसा, खासकर तुम अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखो। स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लेना और दवाई सही समय पर लेती रहना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, खुद से अपना इलाज मत करना, ठीक है? आपके पैसे। थैंक यू। चलिए। देखो देखो, आपके बच्चे ने लात मारी। अच्छा। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। या देखो, फिर से लात मारी। नहीं, मेरा बच्चा ना आपसे प्यार ही नहीं करता, सिर्फ अपनी अम्मी से प्यार करता है। सब ठीक लग रहा है मिस्टर शेख। अब आपको नफीसा का ज्यादा ध्यान रखना होगा। जी। 7वां महीना शुरू हो रहा है और 7वां महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस मंथ में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जितना हो सके नफीसा को आराम देना। जी जरूर। मैडम, आपसे एक बात कहनी थी। जी। मेरा एक चचेरा भाई है जो डॉक्टर है अमेरिका में। उसने कहा था कि जितनी ज्यादा मूवमेंट हो, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, हर डिलीवरी में उतनी आसानी होती है। तो आप उसी से अपना इलाज करवा लेते। देखिए मिस्टर शेख, मैं अपने मरीजों का इलाज खुद करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो। नहीं, ये तो यूं ही बोल रहे थे, इनका आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। डॉक्टर सोहिनी, हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। अब आपके पैसे। जी थैंक यू। मैं एक टैबलेट लिख रही हूँ, आपको हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल काउंटर पर ही मिलेगी। लेकिन ये टैबलेट तभी लेना जब मैं कहूँगी। जी ठीक है। तो मैडम, ये फाइल मैं रख सकता हूँ? हाँ, मुझे दे दीजिए।
आप क्या करेंगे मिस्टर शेख, ये एक मेडिकल फाइल है और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी हम अपने सारे पेशेंट्स की फाइल अपने पास ही रखते हैं संभाल कर। जी। तो आप फाइल की बजाय ना अपनी बीवी का ध्यान रखिए, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर सोहिनी के इलाज ने नफीसा और आदिल की जिंदगी खुशियों से भर दी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देखते देखते नफीसा का 7वां महीना शुरू हो गया। 7वां महीना हर गर्भवती महिला के लिए बेहद नाजुक होता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ काफी हो चुकी होती है और प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क भी रहता है। इसीलिए सभी डॉक्टर्स ज्यादातर महिलाओं को, फिर चाहे केस कॉम्प्लिकेटेड हो या नॉर्मल, आराम की सलाह देते हैं। डॉक्टर सोहिनी ने भी नफीसा को यही सलाह दी और अपनी दवाएं वक्त से लेते रहने के लिए कहा। रीति रिवाज के मुताबिक अम्मी ने घर पर गोद भराई का जश्न रखा। सभी रिश्तेदार और दोस्त बुलाए गए और वहीं अचानक नफीसा! अरे मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? भाभी कैसी हैं? इज शी ऑल राइट? अभी आधा घंटा पहले आया तब पता चला कि वो कल जलसे में गिर गई थी, अभी हॉस्पिटल में है। वो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन करके बच्चा निकालना होगा। इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने अपनी दुकान बेच दी, बस उसी के कागज लेने आया था। भाई आप कहें तो मैं कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर दूं? नहीं शुक्रिया, तुम्हारी भाभी के इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, तो वो शाहजहां वाली दुकान थी ना, हाँ, बस वही बेचनी पड़ी। कि भाभी का आईवीएफ अच्छे से हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुश्ताक भाई, इंडिया के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, यूएस जाने वाले एडवांस नहीं होते। हाँ हाँ भाई, यहाँ दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है, और अल्लाह के रहमो करम के आगे किसकी चलने वाली। खैर चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे तुम तो हैदराबाद जाने वाले थे ना किसी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ तो पहले भाभी से तो मिल लूं। अरे फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, तुम कॉन्फ्रेंस निपटा के आओ, उसके तो वैसे भी 3 महीने यहीं पे रहना है, ठीक है? मैं अभी जल्दी में हूँ, चलता हूँ, वहां पहुंच के फोन मत करना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पैसों का इंतजाम हुआ? जी अम्मी, हो गया। शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैंने काउंटर पे जमा कर दिए हैं। गुड। नफीसा कैसी है, ठीक तो है ना? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उसी का ऑपरेशन करने जा रही हूँ, तो एक्सक्यूज मी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लड़की हुई है। हे परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है। नफीसा और बेटी दोनों ठीक है, क्योंकि 7वें महीने में डिलीवरी हुई है, इसलिए बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा है। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। एनेस्थीसिया का असर है, बस थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। मुबारक हो अब्बू जान। आपको भी मुबारक हो अम्मी जान। ये आपकी डिस्चार्ज फाइल। जी शुक्रिया। अभी सारी रिपोर्ट्स मिल गई। हमारी छोटी बिटिया का घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए वैसे भी हमारी रानी बिटिया का इतनी ठंड में बाहर रहना ठीक नहीं है।
मेरा वसीला है, मेरा ख्वाजा मेरा वसीला है, मेरा ख्वाजा मेरा वसीला है, मेरा ख्वाजा मेरा आदिल मियाँ, अब तक बीवी की गुलामी करते थे, अब घर में एक और मालकिन आ गई है। अब क्या करे भाई, अपनी पूरी जिंदगी तो गुलामी में ही कट रही है। अरे मुस्ताक बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? खाला, मैंने परसों यहाँ पर्स रखा था। अरे वो तुम्हारी भाभी जान ने अलमारी में रख दिया होगा, ले लो। मुश्ताक भाई, इंडिया के डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। यूएस जाने वाले एडवांस नहीं होते। हमें धोखा नहीं दे सकती। देखिए, अब जो कोई भी हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपने हमें धोखा दिया है। चल मुश्ताक, हमें रिपोर्ट करानी होगी। आदिल रिलैक्स, हमें कुछ भी करने से पहले खाला और भाभी को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। चल। आप कैसे कह सकते हैं कि मलिका हमारी बच्ची नहीं है? हमने उसे पैदा किया है आदिल। नफीसा, डॉक्टर सोहिनी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मलिका ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। क्या सबूत है आपके पास? हम कह रहे हैं ना कि हमारे ही कोख से जन्म लिया है। हमने 7 महीने उसे अपने पेट में रखा है। हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है जो एक प्रेग्नेंट औरत के साथ होता है। आप कह रहे हैं कि भाभी, भाईजान ठीक कह रहे हैं, आपके साथ सिर्फ वहम हुआ है। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, तुम लोग पगला गए हो क्या? खाला, ये बात सुनने में जरूर बेतुकी लग रही है, मगर ये उतनी ही सच है। मुझे शक तो पहले से था, मगर मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जिस दिन मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन देखा और मुझे यकीन हो गया कि आदिल और भाभी के साथ धोखा हो रहा है। भाभी जान, मेडिकली आप ना प्रेग्नेंट थी, ना ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आप सिर्फ एक चालाक डॉक्टर की चालाकी का शिकार थी। उसने सूडो प्रेगनेंसी, जिसे हम मेडिकली टर्म्स में सूडोसाइसिस कहते हैं, उसका खूब फायदा उठाया और आपको बेवकूफ बनाकर खूब पैसा कमाया। लेकिन ये वहम कैसे हो सकता है? वहम की कोई दवा नहीं होती खाला, मगर वहम को बढ़ाने की दवा होती है, और वही दवा डॉक्टर सोहिनी ने आदिल और भाभी जान को दी। स्यूडो प्रेगनेंसी एक ऐसा वहम है जो सच को भी हिला दे। मेडिकल टर्म्स में इसे स्यूडोसाइसिस या फेक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ऐसी महिलाएं जो काफी वक्त से बच्चे की उम्मीद कर रही हों और सच्चाई जानते हुए भी उसे स्वीकार न कर पा रही हों, उनके साथ स्यूडो प्रेगनेंसी के दौरान वो हर वाकया होता है जो किसी भी आम गर्भवती महिला के साथ हो। आदिल और नफीसा भी ऐसे ही वहम के शिकार बनाए गए थे। डॉक्टर सोहिनी ने नफीसा की बच्चे के लिए बढ़ती उम्मीद का अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। डॉक्टर सोहिनी ने कई नाउम्मीद दंपतियों को स्यूडो प्रेगनेंसी का सहारा लेकर न सिर्फ उम्मीद बल्कि औलाद का सुख भी दिया था। डॉक्टर सोहिनी ने दवाइयों के जरिए 7 महीनों तक नफीसा को न सिर्फ प्रेगनेंसी के फिजिकल सिम्टम्स महसूस कराए, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी ऐसी कर दी कि उसे यकीन हो गया कि वो वाकई प्रेग्नेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी का बंद होना, जी घबराना,
पेट फूलना, यहाँ तक कि लेबर पेन्स भी फेक प्रेगनेंसी के दौरान महसूस किए जाते हैं या दवाइयों द्वारा महसूस करवाए जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद जो बात आदिल को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी इस बच्ची की असलियत। आदिल और नफीसा ने फिर से मेडिकल टेस्ट कराए जिनसे यह साबित हो गया कि नफीसा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही कभी हो सकती थी, क्योंकि उसकी बच्चेदानी सूख चुकी थी। तो फिर इस बच्ची की असली मां कौन थी? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से यह तो साबित हो गया था कि इस बच्ची का पिता आदिल ही था। अब इन सब बातों की जड़ तक पहुंचना आदिल के लिए बेहद जरूरी हो गया था ताकि वो डॉक्टर सोहिनी का पर्दाफाश कर सके। इसीलिए उसने डॉक्टर सोहिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तेरी को बड़ी पंचायत सूझ रही है? हाँ, तू नेता साहब की वाइफ से पंगा लेगा? चाहे जो कुछ भी हो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अदालत आदिल शेख को अगले महीने की 21 तारीख तक का वक्त देती है ताकि वो डॉक्टर सोहनी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। नहीं तो अदालत डॉक्टर सोहनी को बेगुनाह मानते हुए केस को खारिज कर देगी। इस केस को लेकर आदिल बेहद परेशान रहने लगा। नफीसा की बच्ची के प्रति बेरुखी, अम्मी से तनाव और खुद से शिकायत की वजह से नफीसा डिप्रेशन में जा रही थी और आदिल उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। उसका दिलो दिमाग सिर्फ डॉक्टर सोहिनी को गुनहगार साबित करने पर तुला था। डॉक्टर सोहिनी की तरफ से उसे कई धमकियां आई। अदालत में भी उसकी सारी दलीलें गलत साबित कर दी गई। नफीसा 100% प्रेग्नेंट थी और मैंने उसका इलाज पूरी इबादत से किया था। मेडिसिन, टेस्ट, सोनोग्राफी, यहाँ तक कि नफीसा ने अपने पेट में अपने बच्चे को महसूस तक किया था। उसके दिल की धड़कन तक सुनी थी। वक्त गुजरता गया, तारीख पर तारीख डलती गई और केस कहीं नहीं पहुंचा। अब आदिल के पास 21 अक्टूबर 1998 वो आखिरी तारीख थी जब वो डॉक्टर सोहिनी का पर्दाफाश कर सकता था। कर रही हो? तुम वापस कब आई? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक ये केस रफा दफा नहीं होता तुम अपने गांव में ही रहना। डॉक्टर दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज केवल शहर में ही हो सकता है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और आपने जो पैसे दिए थे वो सारे खत्म हो गए। आपसे मदद मांगने आई हूँ। देखो, तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं उससे ज्यादा ही मैंने तुम्हें दिए हैं। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर दीदी, काम के बदले पैसे चाहिए, बिना काम के नहीं। आप मुझे बता दीजिए, अगर फिर से किसी का बच्चा जन्ना है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, थोड़े दिन रुक जा, एक बार ये केस खत्म हो जाए उसके बाद तुझे बुलाती हूँ। लेकिन याद रखना, तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, सुना? चल अब जा। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पैसों के लिए भी नहीं? आप तो केवल एक ही बार पैसे देंगे, लेकिन डॉक्टर दीदी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अगर उनका काम बंद हो जाएगा तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी? देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी बेटी को पाल सकती हो। उसकी बहन बनकर? नहीं आदिल मियाँ, ये मुझसे नहीं होगा। आप कुछ भी कहिए,
लेकिन 7 महीने मैंने उसे अपनी कोख में पाला है। आपकी बेगम के साथ उसे देख मैंने कैसे अपने आप को संभाला है ये केवल मैं ही जानती हूँ। आखिर मेरी भी तो वो पहली औलाद है। नहीं आदिल मियाँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, ना तुमसे कुछ होगा ना नफीसा से कुछ होगा। मैं भी क्यों से पालूं? एक काम करता हूँ, उसे अनाथ आश्रम में डाल देता हूँ। वहां भी क्यों, उसे मार ही डालता हूँ। कम से कम उसकी जिंदगी सवालों में तो नहीं गुजरेगी। मैं भी क्यों से पालूं? एक काम करता हूँ, उसे अनाथ आश्रम में डाल देता हूँ। वहां भी क्यों, उसे मार ही डालता हूँ। बाबा के इंतकाल के बाद हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। बीमार माँ और 2 छोटी बहनों का सिर्फ मैं ही सहारा हूं। मीरा सुकुमारी 17 साल की बिन ब्याही मां डॉक्टर सोहिनी शर्मा के झांसे में आ गई। मीरा जैसी मासूम और जरूरतमंद लड़कियों को फंसाने के लिए डॉक्टर सोहिनी की दलील थी कि वो एक नेक काम कर रही हैं, एक गरीब परिवार की मदद कर रही हैं। फेक प्रेगनेंसी दिखाकर बेऔलाद जोड़ों से भारी रकम ऐंठना और मीरा जैसी जरूरतमंद लड़कियों को सरोगेट मां बनाना डॉक्टर सोहिनी शर्मा का धंधा बन गया था। एक अवैध धंधा जिसे वो अपने प्रभावशाली पति की राजनीतिक पहुंच के साए में बेखौफ चला रही थी। इसलिए जब डॉक्टर सोहिनी ने मुझे बताया कि 25,000 रुपए के बदले तुम अपनी कोख उधार दे देना और समझाया कि एक नेक काम है जिसे तुम बिन औलाद के माँ बाप की मदद कर सकती हो, तो मैंने हाँ कर दी। जनाब, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं कि मुझे कोई अच्छी नौकरी दे सके, इसलिए इस नेक काम के लिए मैंने हाँ कर दी। सरोगेसी एक नेक काम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपना पेशा ही बना लिया है। गरीब जरूरतमंद औरतें पैसों के लिए अपनी कोख किराए पर देने को राजी हो जाती हैं और कुछ आईवीएफ सेंटर्स झूठ मूठ की सरोगेट मां पर आईवीएफ ट्रीटमेंट दिखाकर बेऔलाद जोड़ों से भारी रकम ऐंठते हैं और फिर कुछ दिनों बाद मिसकैरेज बता देते हैं। इस तरह के लोगों और ऐसे सेंटर्स से आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। सूडो प्रेगनेंसी, सरोगेसी और आईवीएफ, इन तीनों में से कोई भी कानूनी जुर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोहिनी शर्मा ने अपने मफाद के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया है, उसे यह अदालत एक जुर्म मानती है। आप इसी वक्त से डॉक्टरी की प्रैक्टिस से रद्द की जाती हैं और 5 साल का कारावास आपके लिए दिया जाता है। साथ ही 2,000 रुपया बतौर जुर्माना अदालत में जमा करने का आदेश दिया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपा, ये आपकी बेटी है, इस पर केवल आपका ही हक है। 21 अक्टूबर 1998 आदिल और नफीसा के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो आप में से किसी के भी साथ ना हो, इसके लिए हम आपको सावधान करते हैं उन नकली डॉक्टर्स और सेंटर्स से जो ना तो रजिस्टर्ड होते हैं और ना ही जहां इलाज कराने से पहले कोई उनकी जांच पड़ताल करता है। हम आपको सावधान करते हैं डॉक्टर सोहिनी जैसे डॉक्टर्स से जो अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी डॉक्टर ने धोखा किया है या कोई मेडिकल फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो आप उसके खिलाफ
कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर www.consumercomplaints.in में लॉगिन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में न जाने कितने अनाथ बच्चे एक अच्छे घर और परिवार के लिए तरस रहे हैं। अगर आप चाहें तो आदिल और नफीसा वाली स्थिति से बच सकते हैं और अडॉप्शन द्वारा न सिर्फ अपनी बल्कि एक और जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। लेकिन सावधान, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ।